गजा की रात जश्न में रंगी थी और तेल अवीव में हॉस्टेजेस स्क्वायर उम्मीद और राहत की आवाजों से गूंज उठा। बंधकों की रिहाई का ऐलान सिर्फ एक कूटनीतिक समझौता नहीं बल्कि सालों के दर्द और संघर्ष का नतीजा था। लेकिन इस बीच सवाल उठता है, क्या ये युद्ध का अंत है या फिर एक नई रणनीति की शुरुआत? हमास ने दिखा दिया है कि वो सिर्फ हथियारों से नहीं बल्कि राजनीतिक और कूटनीतिक मेज पर भी ताकतवर है, और इजराइल जो युद्ध से थक चुका है अब राजनीतिक संतुलन और जनता की भावना के बीच फंसा हुआ है। क्या यह समझौता दोनों पक्षों के लिए जीत है या सिर्फ हमास की मनोवैज्ञानिक और राजनीतिक बढ़त? नमस्कार, मैं हूं आसिफ इकबाल और आप देख रहे हैं वन इंडिया। गजा में संघर्ष विराम आज शाम से शुरू होगा जैसे ही इजरायली सरकार इस समझौते को औपचारिक रूप से मंजूरी दे देगी। ये बयान तब आया है जब कई हिब्रू भाषा के मीडिया आउटलेट्स ने ये रिपोर्ट किया कि संघर्ष विराम समझौते पर हस्ताक्षर होते ही ये लागू हो गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये हस्ताक्षर मिस्र में दोपहर के समय हुए थे। ये जानकारी राइटर्स ने मिस्र के सरकारी मीडिया के हवाले से दी थी। सरकार आज हमास के साथ युद्ध विराम के इस प्रस्ताव पर वोट करने वाली है। कैबिनेट ही तय करेगी कि हमास के साथ युद्ध विराम करना है या फिर जंग जारी रखनी है। वहीं हमास के अधिकारी उसामा हमदान ने कतरी चैनल अल अरबी टीवी से कहा है कि इजराइल गजा के सभी आबादी वाले इलाकों खान यूनिस, रफा और गजा सिटी से अपनी सेना को हटा लेगा। उनका कहना है कि ये वापसी कल होगी क्योंकि बंधकों की रिहाई से पहले जमीनी व्यवस्थाओं और हमास के कार्यकर्ताओं की निकासी के लिए जगह बनानी जरूरी है, यानी पहले इजराइल को पीछे हटना होगा। हमदान जो फिलहाल कतर में हैं और मिस्र में हुई बातचीत में शामिल नहीं हुए थे, उन्होंने पुष्टि की है कि इस संघर्ष विराम समझौते के तहत आजीवन कारावास की सजा काट रहे 250 कैदी और युद्ध के दौरान हिरासत में लिए गए 1700 गजावासी कैदी रिहा किए जाएंगे। ये किसी वरिष्ठ हमास अधिकारी का समझौता होने के बाद पहला सार्वजनिक बयान माना जा रहा है। उन्होंने ये बताने से इनकार कर दिया कि ये फतह के वरिष्ठ नेता मरवान अल बारगूती और पॉपुलर फ्रंट के नेता अहमद सादत भी रिहा किए जाने वालों में शामिल होंगे। उन्होंने बस इतना कहा कि हमास ने इजराइल को दी गई सूची में कैदियों के नाम उनकी वरिष्ठता और अहमियत के आधार पर रखे हैं। हमदान ने जोर देकर कहा कि यह समझौता तभी प्रभावी होगा जब इसे इजरायली सरकार की मंजूरी मिल जाएगी। उन्होंने ये भी दावा किया कि रविवार से हर दिन 400 राहत ट्रक गजा में प्रवेश करेंगे। सीज फायर के ऐलान के बाद गजा में फिलिस्तीनियों में जश्न मनाया गया, ये उम्मीद जताते हुए कि इससे उनकी दर्द और परेशानी का अंत होगा। दूसरी ओर तेल अवीव में लोग हॉस्टेजेस स्क्वायर में इकट्ठा हुए जो बंदियों की मुश्किलों का प्रतीक बन गया है। समझौते की शर्त के मुताबिक हमास चाहता है कि इजरायली सेना पहले गजा से हटे, उसके बाद बंदी छोड़े जाएंगे। हमास समझता है कि अगर वो बंधकों को रिहा करता है तो उसे सौदे में मिलने वाला दबाव खत्म हो जाएगा। इसलिए उसने ये गारंटी मांगी है कि बंधक रिहा होने के बाद इजराइल फिर से लड़ाई शुरू ना करे। हालांकि हमास के शक की वाजिब वजह भी है। मार्च में इजराइल ने पहले हुए संघर्ष विराम को तोड़कर धमाकेदार हवाई हमलों के साथ फिर से युद्ध शुरू किया था। इजराइल जो युद्ध से थक चुका है, सर्वेक्षणों में लगातार दिखाया गया है कि ज्यादातर लोग जंग का अंत चाहते हैं। इजराइल के लोग अब धीरे धीरे ये समझ रहे हैं कि इस जंग ने उनके देश की अंतर्राष्ट्रीय छवि को कितना नुकसान पहुंचाया और उन्हें कितना अलग थलग कर दिया। घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय दबाव के बीच युद्ध को फिर से शुरू करना कम संभावना वाला दिख रहा है। फिर भी नेतन्याहू को राजनीतिक चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। वो अति दक्षिणपंथी मंत्रियों के समर्थन पर सरकार चला रहे हैं जिन्होंने चेतावनी दी है कि सौदे के हालात में वो उनके गठबंधन से बाहर निकल सकते हैं। कई लोग मानते हैं कि यही डर नेतन्याहू को जंग को लंबे समय तक बनाए रखने के लिए दबाव बना रहा है। अक्टूबर 2026 के आखिर तक चुनाव होना है, इसलिए जैसे जैसे समय बढ़ेगा नेतन्याहू सरकार के गिरने का डर कम होता जाएगा। नेतन्याहू ने हमास के खिलाफ पूर्ण विजय हासिल करने का वादा किया है और किसी भी समझौते को इस तरह होना होगा कि वो दावा कर सके कि उन्होंने ये पूरा किया है। उन्होंने इस घोषणा को इजराइल राज्य के लिए कूटनीतिक, राष्ट्रीय और नैतिक विजय कहा। ध्यान देने वाली बात यह है कि उनकी घोषणा में हमास की तरह जंग के खत्म होने का कोई इशारा नहीं था। वहीं हमास ने इस जंग में दिखाया है कि ये संगठन अभी भी राजनीतिक और कूटनीतिक मेज पर बना हुआ है। उसका मकसद केवल जंग नहीं बल्कि फिलिस्तीन की अंतर्राष्ट्रीय मान्यता और 2 राष्ट्र समाधान को कायम रखना भी था। इस जंग के बाद अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में 2 राष्ट्र समाधान का जिक्र और समर्थन बढ़ा, जिससे हमास का राजनीतिक और मनोवैज्ञानिक असर मजबूत हुआ। गजा संघर्ष के दौरान और बाद में कई देशों ने 2 राष्ट्र समाधान की बात को दोहराया। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने कहा है कि फिलिस्तीन के हालात और 2 राष्ट्र समाधान पर कूटनीतिक प्रयास बढ़ाए जाएंगे। फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रो ने 2 राष्ट्र समाधान की दिशा में बातचीत को समर्थन दिया। कनाडा, पुर्तगाल, बेल्जियम और माल्टा ने भी अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर 2 राष्ट्र सिद्धांत को मान्यता देने का समर्थन किया और हमास भी यही चाहता था। वो दुनिया को ये बताने में कामयाब रहा कि फिलिस्तीन देश की मांग जिंदा है।
इस समझौते के बाद ऐसा नहीं है कि हमास युद्ध को पूरी तरह छोड़ देगा। ये संघर्ष और दबाव रणनीतिक उपकरण बने रहेंगे। संघर्ष विराम लागू हो चुका है, राहत ट्रक गजा में प्रवेश करने लगे हैं और बंधकों की रिहाई की प्रक्रिया शुरू हो गई है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। नेतन्याहू की राजनीतिक चुनौतियां, हमास की रणनीतिक योजना और अंतर्राष्ट्रीय समर्थन सब मिलकर फिलिस्तीन और इजरायल के भविष्य की दिशा तय करेंगे। क्या हमास अपनी राजनीतिक और मनोवैज्ञानिक ताकत के साथ दो राष्ट्र समाधान को कायम रखने में सफल रहेगा या इजरायल की रणनीति उसे रोक पाएगी? समय ही बताएगा। लेकिन एक बात तय है, यह संघर्ष केवल बंदूकें नहीं बल्कि राजनीतिक दबाव और कूटनीति का भी खेल बन चुका है। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए वन इंडिया। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.